कल हमने पढ़ा था आपका फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार। ये हमने शुरू किए थे, फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार आपके शुरू किए थे। सबसे पहले हमने देखा था मौलिक अधिकार क्या होते हैं, किस किस आर्टिकल में दिए हैं। बिल्कुल, आर्टिकल 12 से लेकर 35, 12 to 35 में है, ये आपके आर्टिकल हैं, इसमें दिए हैं 12 से लेकर 35 में आपके फंडामेंटल राइट दिए हैं। और किस पार्ट में दिए हैं? बिल्कुल, ये आपके दिए हैं भाग 3 में, थर्ड पार्ट में दिए हैं। तो जो ये थर्ड पार्ट में दिए हैं, अरे थर्ड में ही क्यों दिए, फोर्थ में क्यों नहीं दिए, बताना। कुछ तो हल्का फुल्का आइडिया बताइए भाई। आप कॉन्स्टिट्यूशन की मैं आपको किताब पढ़ा रहा हूँ, सिंपल बोला जाए फिलहाल, उसके बाद कुछ इधर उधर का पढ़ाएंगे, वो आपका पॉलिटी बन जाएगा। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की किताब पढ़ा रहे हैं तो पार्ट 3 में क्यों दिए, ये बात उठती है। कुछ तो सोचा होगा उन्होंने 3 में देने के लिए। देखिए, जब सबसे पहले बात आती है कि हम कौन हैं, यही तो आती है। हम की बारी आएगी तो वो आपका आएगा पार्ट 1 में। इंडिया क्या है, कितना एरिया इंडिया में आता है, पार्ट 1 में आता है। उसके बाद क्या रहता है भाई, हमारे क्या फीचर हैं, भाई हम कौन है, कहाँ से पैदा हुए हैं, यही तो होता है ना इंट्रोडक्शन में। फिर ये रहता है भाई कहाँ से पैदा हुए हैं, क्या है, कहाँ पर रहते हैं। ये बात होने के बाद हम ये देखेंगे हमारे साथ साथ कौन कौन रहते हैं। ये पड़ोसी, आप पीजी में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो आपका पड़ोसी कौन है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, सेकंड आ जाएगा आपका सिटीजन, हाँ, नागरिक। पहला इंडिया आ जाएगा, भाई हम कौन है। अब जब ये सिटीजन आएंगे, भाई हमारे आस पास हम क्या काम करते हैं, भाई हमारे क्या राइट हैं, हमारे क्या अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट। भाई हमारे भी तो कुछ राइट होंगे ना देश में, इसलिए तीसरी बात यही आती है। फिर हमारे राइट होगी तो सरकार की भी तो जिम्मेदारियां होंगी। भाई आप अधिकारी बनोगे, आप डीएम बनते हो, तो जिम्मेदारी आपकी भी कुछ आएगी, क्या रहेगी। पॉलिटिकल क्लास आपको इंटरव्यू के लिए भी तैयार करती है, आपको पता है, मेंस इंटरव्यू के लिए पॉलिटिकल क्लास तैयार करती है, क्योंकि पॉलिटी और इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा डिबेट होती है, क्या है, कैसे है, और वो आपको वहाँ काम आएगा स्टैंड लेने में, कि कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे उसमें आपका क्या सोचोगे। सोच वही सोच झलकनी चाहिए जो सरकार की है। सरकार के बारे में बात कौन करती है, पॉलिटी। मानो पॉलिटी सरकार के बारे में बात करती है जितना जल्दी, क्यों, क्योंकि सरकार संविधान से चलती है, संविधान की बात ये करती है। और सरकारी व्यक्ति वो वैसे तो नजरिए की उम्मीद करेगा आपसे, तो बताना कि यहाँ पर क्या रहेगा। हमने बात किया कि ये बात कर रहे थे भाई फंडामेंटल राइट की, तो क्यों, बताना। बिल्कुल पता होना चाहिए आपके अधिकारों का, और इसलिए आपको, और अगर आपको अपने अधिकारों का पता है तो आप एक अच्छे नागरिक होंगे। क्योंकि देखिए, आपको अपने अधिकारों का नहीं पता है, आप क्या कर सकते हैं, क्या पावर है, आपको अपने अधिकारों के साथ साथ अपने अधिकारों का पता है। आप एक अधिकारी हैं, आप डीएम हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए लोगों के क्या अधिकार हैं, भी तभी तो उनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और जो अधिकार दिए हैं उनको कौन इंश्योर करता है, उनको सरकार करती है। सरकार कौन है, एसडीएम, डीएम, और ऊपर की जो पोस्ट होती है उससे लेकर नीचे की पोस्ट तक हर कोई सरकारी व्यक्ति है। ये रहेगा आपका। तो हमने बात की आपका फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों की। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसमें फंडामेंटल राइट में। पहले क्या था, फंडामेंटल राइट क्या हमेशा से रहे है, क्या होता है। बिल्कुल, आप ये बताइए इनको फंडामेंटल राइट क्यों बोलते हैं। FR लिख दूं शॉर्ट फॉर्म में, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। ठीक है, सुविधा के लिए बार बार यूज करेंगे इसलिए लिख दिया मैंने।
होता क्या है फंडामेंटल राइट, बात ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया भाई तीसरे पार्ट में क्यों रखे गए, क्योंकि एक सीक्वेंस वाइज देखे तो थर्ड पार्ट में आते हैं, ठीक है। अब बात आ गई कि होता क्या है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल का अर्थ क्या होता है, ये मत बोल देना सर मौलिक राइट का पूछू तो ये मत बोल देना सर अधिकार, क्या होता है फंडामेंटल राइट का, फंडामेंटल क्या होता है। देखिए क्या होता है ना, फंडामेंटल राइट का सामान्य रूप से इसको देखा जाए कुछ बेसिक, बिल्कुल, और क्या होता है कुछ बेसिक होते हैं, बेसिक चीजें हैं भाई, आपको जिंदा रहना है तो खाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं खाएंगे तो क्या रहेगा, क्या होगा, क्या होगा नहीं खाओगे तो बताइए, आप 5 साल खाना नहीं खाते क्या होगा, हाँ बताइए। हाँ ठीक है, तो सरकार क्या करती है, जो भूख हड़ताल पर होते हैं, जैसे शर्मिला इरोम करके थी एक, काफ़ी फेमस रही थी नॉर्थ ईस्ट में, तो अगर कोई अफसपा करके एक कानून है उसका विरोध कर रही थी, अगर कोई लगातार भूख हड़ताल पर है वो काफ़ी साल तक रहे, सरकार क्या करेगी, इंजेक्शन लगा देगी यहाँ से, इंजेक्शन का मतलब होता है सिरिंज लगा देगी, ग्लूकोज चढ़ाना शुरू कर देगी। तो बेसिक यानी कि आपको खाना तो खाना पड़ेगा एनर्जी के लिए, खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, बेसिक नीड है भाई, खाना तो हर किसी को खाना ही पड़ेगा, तो ये रहता है बेसिक, नहीं होगा तो ऐसी कुछ अधिकार है, यानी कि अगर आप किसी देश में रहते हैं, किसी भी देश में, तो कुछ ना कुछ ऐसी बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, अगर वो आपको नहीं मिलेंगी तो इंसान क्या हो जाएगा, इंसान नहीं रह पाएगा, व्यक्ति है ना, ह्यूमन बीइंग है, जो मानव है ना, व्यक्ति है, इसको लिए कुछ बेसिक चीज़ें होनी चाहिए ह्यूमन बीइंग, अगर वो व्यक्ति नहीं रह पाएगा तो इससे क्या होता है, वो उसके, क्योंकि कैसे रहेगा, देखिए अगर आपको बोलने नहीं दिया जाए, मैं ये मानता हूँ आपको यहाँ पर ये रूम है, बाहर चले जाए, आपको ऐसे कैसे छोड़ दे, 10 दिन तक छोड़ दे, क्या होगा, खाना वगैरह रखा हो कोई दिक्कत नहीं है, खाना रखा हो, फोन छीन ले बस, क्या होगा, क्या होगा बताइए, किसी ने आपको टॉर्चर किया नहीं, खाना पीना सारी चीजें रखी है, तो देखिए किसी ने आपको मारा पीटा नहीं, बस आपको यहाँ छोड़ दिया, तो क्या होगा, क्योंकि आप परेशान हो जाओगे, इसको बोला जाता है एकांतवास, यानी इसको ये बोल जाता है जैसे नज़रबंद कर देते हैं ना, तो ये इस तरह की स्थिति हो जाएगी, यानी कि हाउस अरेस्ट बोलते हैं इसको, हाउस अरेस्ट। तो इसमें क्या रहता है ना, इसमें भी आप घूमना चाहेंगे, आप कोई काम धंधा करना चाहेंगे, वो कर ही नहीं पाएंगे, तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी, आप पैसे कैसे कमाएंगे, अगर कोई बिजनेस नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेंगी, तो खाएंगे क्या, कुछ बेसिक चीज़ें तो होनी चाहिए ना जो आपको। इसके अलावा अगर सरकार आपको खूब सारा परेशान कर रही है, सरकार ने ऐसा कानून बना दिया कि आप लोगों का पेपर देना ही बंद करवा दिया, या पेपर को इस तरह का बना दिया कि जैसे साइंस वाले किसी बच्चों का फ़ायदा हो सकता है आर्ट वालों का ही फ़ायदा हो सकता है कॉमर्स वालों का ही, बाकी का तो नुकसान हो रहा है, ऐसा पेपर बना दिया, तो क्या आपका सिलेक्शन आसान होगा, मुश्किल हो जाएगा। तो आपको अपनी आवाज़ तो उठानी पड़ेगी ना, भाई गलत किया आपने, गलत किया तभी तो ठीक होगा। तो यानी कि इस तरह की कुछ बेसिक चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि आप अपना जीवन अच्छे से बिता सकें, क्योंकि ये माना जाता है जो व्यक्ति है ना, ये संसार का सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है इसको, व्यक्ति को। अगर इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाए तो क्या रहेगा, क्योंकि पशु पक्षियों से ऊपर माना जाता है व्यक्ति को। अगर आपको कल को ये बात हो कि एक गाय है और एक व्यक्ति है, आपको बचाना हो तो किसको बचाएंगे, नहीं ऊपर नीचे की बात नहीं, मैं ये बोलूँ आप किसको बचाएंगे, गाय को मरने देंगे तो आदमी को मरने देंगे, बचाना तो एक को ही है, तब क्या होगा,
पता क्यों नहीं? अरे व्यक्ति का जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको चुनने का अधिकार, देखिए क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट है इंडिया में, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कानून बना हुआ है। उस कानून को कल को जाकर आपको भी इम्प्लीमेंट करना है। इसलिए तो मैं बोला था कि पॉलिटिकल क्लास ऐसी होती है कि वो आपका दिमाग एकदम खोल देती है वहाँ सोचने का आपको एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया देती है। तो देखिए क्या रहेगा, वाइल्ड लाइफ एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट ये बोलता है कि जो कुछ जीव जंतु है उनका शिकार नहीं करना है, जैसे टाइगर का नहीं करना है, वैसे ही कम है। कल को किसी व्यक्ति को टाइगर खाने आता है तो आप टाइगर को मारेंगे या व्यक्ति को मारेंगे? क्यों? अगर टाइगर एरिया है, टाइगर बार बार व्यक्ति पर हमला कर रहा है, व्यक्ति जाकर जंगल के किनारे रहना शुरू कर देते हैं। वो अपने एरिया में रहता है, काफ़ी लोग जाते हैं जंगल के किनारे पर जाकर बस जाते हैं। आप अब किसको मारेंगे? नहीं तो उनको मार दोगे आप देखिए उसमें क्या रहता है, कुछ भी कंडीशन हो व्यक्ति श्रेष्ठ। पहली बात तो उनके ऊपर केस होगा कि वो इलीगली क्यों रहे हैं वहाँ पर, भाई गलत है, वायलेशन किया है। पर अगर बचाने का होगा तो कोशिश करेंगे दोनों को बचाने का। उसको जैसे भी, उसको सिरिंज लगाकर जैसे भी लगाकर उसको बेहोश किया जाए। फिर भी होता है जब चूज करना हो, हमेशा हम इंसान को चूज करते हैं, याद रखना। जब भी आपको संसार में जहाँ भी दुविधा हो, कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो संसार में, आपको व्यक्ति को बचाना सबसे प्रायोरिटी है, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। ये रहता है, ऐसा नहीं है कि आप उसको मारने देंगे। अगर कोई व्यक्ति उसको मार रहा है उसको पकड़ के कैद कर लेंगे, भाई आप कैसे मार रहे, क्योंकि वो भी तो, उसके भी तो राइट है ना। पर ये नहीं है कि कोई व्यक्ति है उसके ऊपर हमला कर रहा है और वो मार दिया। कोई उसको मारने जा रहा है तो उसको मार दे रहा है, वो बात अलग है, पर उसको फिर भी आप कोशिश करेंगे बचाने का, दोनों को। ठीक है, जब भी आपको कहीं भी संसार में इश्यू आए तो आपको किसको, आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसको बोलता है सबसे ऊपर है? क्या उसने मानव के अलावा और किसी को अधिकार दिए हैं? तो वो आप आर्टिकल 21 में हल्का सा पढ़ लेंगे, पर मेन तो व्यक्ति के लिए सारे से पूरा सिस्टम इर्द गिर्द व्यक्तियों के चलता है। तो ये क्या रहेगा ना, ह्यूमन बीइंग का रहता है, सबसे ऊपर है, संसार का सबसे इम्पोर्टेंस माना जाता है। तो ये रहेगा। इसके अलावा ये रहेगा आपको, भाई अब जब इतना है, यानी बेसिक चीज़ें आपकी हो गई है, कुछ बुनियादी आवश्यकता है, बेसिक नीड आपकी पूरी हो रही हैं। इसके बाद क्या रहेगा, जब बेसिक नीड पूरी होती है तो बेसिक नीड में आपने व्यक्ति को बचा के आप क्या करेंगे? भाई आपने बचा तो लिया, यानी आपको ये तो क्रिस्टल क्लियर होगा, जब भी संसार में आपको इशू आएगा व्यक्ति को चुनेंगे। व्यक्तियों में भी आप किसको चुनेंगे? भाई यहाँ पर मान लो एक नाव है, टाइटैनिक सुना है ना नाम, टाइटैनिक जहाज। मान लो जहाज डूब रहा है, ऐसे खूब सारे हादसे होते हैं संसार में, और ये हुआ है इसलिए। मान लो आप जहाज में बैठे, खूब सारे लोग डूब रहे हैं, आप सबसे पहले किस में बचाएंगे? मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है लग रहा होगा जरा। मनुष्य तो सारे हैं, किसको बचाएंगे? भाई आपके पास मान लो जहाज में आपके पास 1000 व्यक्ति हैं, हम मानते हैं आपके पास, उसमें जहाज में छेद हो गया है, जहाज किसी आइसबर्ग से टकरा गया है, एक किसी भी चट्टान से टकरा गया जो समुद्र के अंदर होते हैं। वो सर ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे, समुद्र के अंदर भी चट्टानें होती हैं, खूब सारे पहाड़ होते हैं। किसी पहाड़ से टकरा गया, उसको पता नहीं है, नहीं पता लगा, वो नीचे से उसमें छेद हो गया है, तो क्या हो गया है, वो आइसबर्ग होता है, बर्फ़ का टुकड़ा, बर्फ़ के शिलाखंड उसको बोला जाता है। पर नॉर्मल पहाड़ से या किसी से टकरा गया, नीचे छेद होगा, खूब सारा पानी उसमें भरने लगा, जहाज डूबना शुरू हो गया। जब जहाज डूबने लगा तो अब उसमें है 1000 लोग हैं जहाज में, उसमें खूब सारे व्यक्ति हैं। तो उन व्यक्तियों में हैं तो महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब हैं, आदमी है, जवान है, सब उम्र के हैं। तो इसमें इस पर क्या होता है, बचाव के लिए नौकाएं रखी जाती है, बोट होती है छोटी छोटी। मान लो उन बोट की कैपेसिटी क्या है, 800 है, 800 है, समुद्र के बीचों बीच है। आप क्या करेंगे, 200 आदमी तो मरेंगे।
क्या बचा लोगे सबको? क्यों? अगर आप ज़्यादा भी तो बढ़ा सकते हो उसमें। हर बोट, मान लो आपके पास 100 बोट हैं, 100 बोट हैं आपके पास, हर एक की कैपेसिटी 8 आदमी की है, मैक्सिमम 8 आदमी लेकर जा सकते हैं। 10 भी तो कर सकते हो, तो क्या होगा 10 करने पर? हाँ बिल्कुल, तो 800 को बचा सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, किन को बचाएंगे? इस संसार में तो आपको पता लग गया ह्यूमन है, ह्यूमन में भी आप किसको बचाएंगे? अब बात यहाँ आती है। सबको तो आप सबको बचाने के चक्कर में 1000 लोगों को मरवा दोगे। हाँ उन्हें तो कर दिया काम, फिर सबको आप बचा ही कैसे सकते हैं? सबसे पहले कमजोरों को बचाया जाता है, याद रखना। ये माना जाता है जो ताकतवर व्यक्ति है ना, जो ताकतवर है वो इतने कैपेबल होते हैं, हो सकता है बोट ये है, हो सकता है किसी को कोई फटा मिल जाए, किसी को कोई टुकड़ा मिल जाए, उस पर बैठ के तैर ले। जिसको आता है, जो ठीक है वो तैर सकता है, वो निकलने का चांस बन जाएगा। जिसको तैरना नहीं आता है, बच्चे हैं, 5 साल का बच्चा है, क्या वो निकल पाएगा? बुजुर्ग आदमी है क्या निकल पाएगा? तो सबसे पहले बचाया जाता है किसको? नहीं, सबसे पहले बचाया जाता है बच्चों को। बुजुर्ग तो मरने को है, वैसे भी वहां भी प्रायोरिटी आए तो बुजुर्ग तो वैसे भी वही अंतिम समय में है। नई पीढ़ी को आप बचाएंगे, हमेशा याद रखना। ह्यूमन में भी आप किसको बचाएंगे? सबसे पहले आप बचाएंगे चिल्ड्रन को, बच्चे को, अकेला बच्चा, और ज़्यादा बच्चे हैं तो चिल्ड्रन, बच्चों को बचाएंगे। उसके बाद महिलाओं को, वुमेन को, क्योंकि संसार में वही जन्म दे सकती है, आदमी जन्म नहीं दे सकता है, तो ह्यूमन बीइंग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जाने अनजाने में वही कंसेप्ट फॉलो कर रहे हो कि मानव सबसे श्रेष्ठ है, और मानव अगर व्यक्ति का ही नष्ट हो जाएगा तो डायनासोर की तरह पूरी प्रजाति खत्म हो जाएगी। तो इसके बाद बचाएंगे वुमेन को। वुमेन है, बीमार है। फिर इसके बाद किसको बचाएंगे? बुजुर्गों को नंबर आ जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं, बुजुर्गों को। फिर इसके बाद क्या होगा? यूथ को, क्योंकि यूथ तो क्या होगा, ऐसे भी मिल जाएंगे इन 200 में से 50 तो ऐसे मिलेंगे। हो सकता है 10 व्यक्ति मिले, इतने 200 नहीं मिले, हो सकता है 10, वो तैर कर बाहर भी आ जाएंगे, कहीं ना कहीं पकड़ के कोई ना कोई जुगाड़ करके। संभावना है, हो सकता है एक भी नहीं बचे, पर संभावना भी बनती है दोनों तरह की। पर वहाँ तो एक का भी चांस नहीं बचेगा ना। तो ऐसे यानी कि वहाँ भी जब आपको फंडामेंटल राइट दिए जाते हैं, फंडामेंटल राइट में भी कैटेगराइजेशन होता है। उसमें क्या रहता है? उसमें ये कैटेगराइजेशन क्यों हुआ? क्योंकि ये माना जाता है जो आदमी जिसके पास सारी चीज़ें हैं वो तो वैसे ही अपना डेवलपमेंट खुद कर लेगा। सेम डेवलपमेंट की बात है, सेम बचाने की बात है, क्योंकि वो अपना डेवलपमेंट, अगर आपके पास पैसा है, आपके पास काफ़ी चीज़ें हैं, आपके पास आप सही पर्टिकुलर किसी अच्छे परिवार से हैं, तो क्या रहेगा, आपको एजुकेशन के बारे में पता है, सब चीज़ों के बारे में पता है, आपका परिवार आपको आगे करेगा। वहीं पर एक गांव का है जिसमें लड़की को पढ़ने के लिए भी नहीं बोला जाता, कोई SC ST का, वो जो सदियों से पीछे रहे, तो उनको आप आगे लाने की कोशिश करेंगे ताकि देश आगे बढ़े, सबको लेकर आगे बढ़े। और जब सब आगे बढ़ेंगे तो पूरा देश आगे बढ़ जाएगा। ये कंसेप्ट रहता है हमेशा। तो पता लग गया, फंडामेंटल यही है, फंडामेंटल राइट यही है और कुछ है ही नहीं। ये यही बोलते हैं कि सबका डेवलपमेंट हो, हर किसी की बेसिक नीड पूरी हो, और व्यक्ति की बेसिक नीड पूरी होने के बाद अब कोई ये बोलेगा भाई पेट तो भर गया, अब तो हमें क्या खाना है, कचौड़ी समोसा खाना है, तो कमा के खा लो, यही तो बोलेंगे ना। देखिए हम आपको खाना दे सकते हैं, जैसे कि सरकार भी मिड डे मील करके सुना है नाम, उसका नया नाम है PM पोषण स्कीम। मिड डे मील सरकारी स्कूलों में दोपहर का भोजन मिलता है, कभी नाम सुना है? तो खाया है? अच्छा नहीं खाया तो सुना है, दोपहर का खाना मिलता है। तो सेम क्या रहता है, PM पोषण, उसका नया नाम बदल दिया, सरकार ने बदल दिया अभी कुछ समय पहले, उसका नाम PM पोषण योजना। उसका मतलब क्या है, हर किसी को बेसिक चीज़ें, बेसिक नीड पूरी हो। इसके अलावा कोटे की दुकानें देखी हैं, सुना है? राशन की दुकानें होता है,
पीडीएस होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें आपने कभी देखा है राशन की दुकानें होती हैं, वहाँ लेने जाते लोग, क्या लेने जाते हैं? राइस व्हीट, बिल्कुल राइस व्हीट, शुगर वगैरह भी मिलती है, यहाँ भी दिल्ली में हर जगह होती है। गरीबों के लिए है ताकि लोग मरे नहीं, बेसिक चीज़ें, अपनी बेसिक नीड पूरी हो। इसके अलावा दिल्ली में आपने न्यूज सुनी है, हर रोज पोल्यूशन चिल्ला रहे हैं। सरकार को क्या पड़ी है पोल्यूशन चिल्लाने की कोर्ट को? क्योंकि उससे ये माना जाता है आपकी हेल्थ अच्छी हो, यानी बेसिक चीज़ें आपके लिए। लग्जरी में अगर आपको ये है, बेसिक चीज़ें तो पीडीएस से मिल जाएगी। आपको मन करे आप तो मिठाई खाएंगे, फिर क्या करेगा? हैं भाई आप कर लो, हम बेसिक चीज़ें कर सकते हैं। सरकार, अभी देश के पास बेसिक चीज़ें पूरा करने का पैसा है। आपको अगर आपको पढ़ना है, बेसिक एजुकेशन है, सरकार पूरी करवाती है। 6 से लेकर 14 ईयर तक, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को सरकार पढ़ाएगी। आपका मन है कि आप पीएचडी करें, पीडीएफ करें, स्कॉलरशिप प्रोग्राम, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, खुद के पैसे से कीजिए। आपका सरकारी हॉस्पिटल में आपका मन करता है कि आप एमबीबीएस करें, सरकारी उससे कर लिए, नहीं नंबर आए तो ये थोड़ी ना होगा सरकार करवाएगी, आप प्राइवेट से करिए पैसे लगा कर, आपको वही करना है। तो ये सारी चीज़ें यानी कि बेसिक चीज़ें, ताकि आपका जीवन बहुत अच्छे से चले, आपका जीवन अच्छे से चले। हर व्यक्ति अपने जीवन में जो बनना चाहता है बन ले। अगर व्यक्ति चाय बेचने वाला है, वो क्या बनना चाहता है? प्रधानमंत्री बनना चाहता है, बन सकता है। ये हमारी डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। और ये तभी है जब आपको क्या दिया गया है? फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं। नहीं तो देश में सबसे पावरफुल पोस्ट कौन सी मानी जाती है? इंडिया में अमेरिका का तो राष्ट्रपति होता है, उसका प्रेसिडेंट इंडिया में किसको माना जाता है? पीएम को, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी को माना जाता है। कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री, सबसे पावरफुल पोस्ट सीएम, डीएम, पीएम, पीएम, सीएम, डीएम, 3 ही पोस्ट माने जाते हैं, डीएम, एसडीएम यहाँ तक आती है। तो ये रहता है, इसको सबसे पावरफुल पोस्ट माना जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है, वो अगर मान लो राजा है, पहले सबसे पावरफुल राजा होता था, राजा सबसे पावरफुल था, तो यहाँ पर क्या है, कहीं ना कहीं सारा सब कुछ इसी के कहने पर होता है, पावरफुल तो नहीं है। अगर मान लो इंडिया में भी राजा और महाराजा होते, क्या कोई प्रधानमंत्री बन पाता? अगर ये होता, फंडामेंटल राइट आपके नहीं होते, आपको इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं होता, आपको वोट डालने का अधिकार नहीं होता, भी लोगों ने ही तो चुना है ना उसको प्रधानमंत्री, आपको ये राइट नहीं होते, आपको आगे बढ़ने के राइट नहीं होते, तो क्या कोई बन पाता? आपको राइट नहीं होता, आप कंपटीशन फाइट करें तो क्या आप एसडीएम या डीएम बन पाते? नहीं बन पाते भाई, डीएम। तो सेम रहता है, अगर आपको ये राइट नहीं होंगे तो आप नहीं बन पाएंगे। तो जो बेसिक राइट है, हम सबसे पहले ये देखेंगे, कुछ बेसिक राइट दिए गए ताकि आप जो चाहें बन सकते हैं, जो चाहे अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। उनको लेकर कुछ बेसिक चीज़ें दी गई हैं। हमने क्या किया, मेन चीज़ों को, हर चीज़ तो देनी जरूरी नहीं है, मेन चीज़ों का एक कैटेगराइजेशन बनाया। जब खूब सारी चीज़ें इकट्ठी की, उनको भी बोला अच्छा ये इसमें आ जाएंगे, ये इसमें, एक कैटेगरी बना देते हैं ना, ऐसे करके बनाया। और उनको हमने बोला फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, यानी कि आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो अधिकार दिए गए हैं, बेसिक नीड पूरा हो जिससे और आप अपनी ग्रोथ कर सके, वो है राइट, फंडामेंटल राइट। ज़्यादातर ये पॉलिटिकल नेचर के होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। इतना क्लियर है? पूछना अगर नहीं हो तो यहाँ आप आगे लिखें। जैसे घोड़ी वाले का राइट था, मन करेगा जहाँ से निकालेगा, आप होते कौन है हमें ज्ञान देने वाले? ये है, ये हमने पढ़ा था। इसलिए मुद्दे भी बनते हैं, अगर कोई आपकी प्राइवेसी वगैरह को वायलेट करता है तो मुद्दा बन जाता है, इश्यू बनता है। ये आपको कुछ राइट दिए गए हैं। राइट कौन कौन से हैं? इनको देखो, जो सबसे मेन है, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से कुछ लिया था, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ चीजें आई थी। क्या बोल रहे थे? इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी,
यहाँ पर आप देखेंगे ना, देखो राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार। इसका मतलब क्या है? हाँ, क्यों दिया गया ये? भेदभाव कौन करता है? पब्लिक करती है। जैसे ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको पिछली कुछ क्लासों में एक बेसिक बातें बोली, कोई भी चीज़ें अपनी परिस्थिति की उपज होती है। अगर कोई भी कानून बनता है, एक विशेष स्पेसिफिक एक इन्वायरमेंट होता है, उसी में वो कानून बनता है। आप उस इन्वायरमेंट को समझ लो, वो चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ क्या है? इक्वलिटी। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, अंग्रेज क्या बोलते थे? इंडियन एंड मिशनरी भी, और इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, बोला था ना कि ताज होटल के बाहर लिखा था। हम कॉन्स्टिट्यूशन कब बना रहे हैं? डेट बताना, कब बना रहे थे? 1946 से लेकर 1949 तक बनाया हमने, है ना? यही डेट है ना? तो उस समय लोगों को क्या सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही होगी? हो सकता है आज बनता कुछ और भी राइट मिल जाते। उस समय क्या था? अंग्रेज इंडिया वालों से भेदभाव कर रहे थे। गांधी जी को, आपने एक इंसिडेंट सुना है कभी? गांधी जी को साउथ अफ्रीका में ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, क्योंकि उनके पास अच्छी अपर क्लास की टिकट थी। फिर भी टीटी ने उसको कि आप तो ब्लैक हो, आप हमारे साथ कैसे बैठ सकते हो? टीटी ने उसको बाहर वो कर दिया। गांधी जी ने बोला ठीक है, आप यहाँ से बाहर फेंक रहे हो, मैं इंडिया में चलिए, इंडिया में आपको बाहर फेंक दूंगा। वो बात अलग है कि क्या क्या मूवमेंट हुए, वो काफ़ी अलग इतिहास का सिनेरियो है। तो यहाँ क्या है? राइट टू इक्वलिटी। इक्वलिटी यानी समता का अधिकार है, हर कोई समान है। अंग्रेज बोलते थे इंडिया वालों पर अलग कानून है, अंग्रेजों पर अलग थे। इवन सर्विस में भी अपर जो जॉब होती थी वहाँ पार्शलिटी होती थी। इवन अगर पे होता था ना, पेमेंट दी जाती थी, वहाँ भी पार्शलिटी थी। उनके स्पेशल अलग से क्लास थी। जैसे यहाँ सिविल लाइन है, नाम सुना है? कहाँ पर है? इससे अगला कौन सा है? विश्वविद्यालय। उससे अगला विधानसभा। विधानसभा का मैंने बता चुका हूँ पहले, है ना? उसके अगला है सिविल लाइन। सिविल लाइन का मतलब क्या है पता है? अंग्रेजों ने अपने लोगों के लिए अलग से जगह बनाई थी, उसी को बोला गया सिविल लाइन। भाई यहाँ पर अंग्रेज जो अधिकारी थे, ब्रिटिशर, वो उस पर अलग रहते थे। यहाँ सब कुछ चीज़ें अच्छी थी, बाकी जगह नहीं थी। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सिविल लाइन मिलेगी इंडिया में। तो ये क्या रहता है? राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार। इसके अलावा हमने ये भी देखा, ब्रिटिशर तो हमसे कर रहे हैं, अरे इंडिया वाले ही एक दूसरे से कर रहे हैं। कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, कभी महिलाओं से, कभी बच्चों से। क्या मतलब है? आपने देश को तो तोड़ के रख दिया है। तो यहाँ बोले नहीं, ये तो गलत है भाई, ये नहीं होना चाहिए, सब बराबर हैं। आज से पहले जो हो रहा था हम कुछ कर नहीं सकते, पर हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी चीज, ऐसा संविधान, ऐसी चीजें बनाकर जाएंगे, ऐसे कानून, ताकि जिसमें सब बराबर हो। राइट टू इक्वलिटी दिया, इसको लेकर कई सारे दिया कि अच्छा इक्वलिटी कैसे बनाई जा सकती है। ठीक है, एक ये काम किया जा सकता है, ये काम किया जा सकता है, ये किया जा सकता है, ये किया जा सकता है। अलग अलग काम बताए, 4 अलग अलग आर्टिकल बताए। इनके आधार पर जो उनको समझ में आया उन्होंने किया राइट टू इक्वलिटी। यानी सब क्या कर दिए? बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई राजा नहीं है। हम किसी को मानते ही नहीं है राजा। राजा होंगे अपने घर में होंगे, सब प्रजा वोट डालने जाते हैं। गए हैं वोट? तो आपकी लाइन में ना, आपने कभी देखा होगा पीएम भी लाइन में लगकर ऐसे फोटो खिंचाते, देखिए मैंने वोट दिया है। सीएम भी खिंचाते हैं, कोई खूब सारा बड़ा उद्योगपति होगा वो भी ऐसे फोटो, देखिए कहीं का राज परिवार का होगा वो भी लाइन में लग के सबको वोट डालना होगा। इक्वलिटी तो है, पहले ऐसे थोड़ा ना था। इसके अलावा राइट टू फ्रीडम, भाई सब बराबर तो कर दिया आपने, अगला क्या हो गया? क्योंकि देखा कि सब ऊटपटांग चीजें चल रही है देश में, सारी चीजें हटाकर सबको क्या करें? राइट टू फ्रीडम, बराबर कर दिए। बराबर तो कर दिए,
आप उनके हाथ पैर बैंड के ऐसे कर देंगे तो क्या होगा? आपने क्या किया? आपने उसको फ्रीडम दिया। यानी कि अगर बोलने का है, सोचने का है, अंग्रेजों ने इंडिया वालों के खिलाफ कई सारे कानून बनाए। एक ऐसा ही कानून था जिसका नाम था रोल्ट एक्ट बोला जाता है, उसको बोला जाता है। एक कानून था वो मैं उसको बता देता हूँ। वो कानून में क्या किया था, अंग्रेजों ने एक कानून बनाया कि अगर आप सरकार के खिलाफ, सरकार को आपके ऊपर शक हो जाता आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, सरकार क्या करेगी? आपको पकड़ेगी, पकड़ के क्या करेगी? जेल में डाल देगी। आपने किया है नहीं किया है कोई फर्क नहीं पड़ता। और सरकार कौन है? नीचे से ऊपर तक के कर्मचारी। किसी को गुस्सा आ गया, उठा के डाल दिया, क्या मतलब है? अगर उनको लग गया इंडिया का कोई फ्रीडम फाइटर है, वो सरकार से अपने अधिकारों की मांग कर रहा है, भाई इंडिया में सुधार होने चाहिए, हमें सड़कें अच्छी बननी चाहिए, ये बोल रहा है, अच्छा आप सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, सेडिशन एक्ट लगाया, उठा के डाल दिया। या फिर कोई और कानून लगाया, रोल्ट एक्ट लगाया, डाल दिया, जेल में डाल दिया। कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, अगला क्यों उठाएगा? तो ऐसे करके कई सारे कानून भी बना रखे थे अंग्रेजों ने। इसके अलावा क्या था? इसके अलावा सरकार अगर करप्ट हो जाती है, नेताजी कैसे मिलते हैं आप देखना, आगे आंकड़े पढ़ेंगे ना, हम खूब सारे डाटा पढ़ेंगे, उसमें क्या रहेगा? काफ़ी नेता ऐसे हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, काफ़ी नेता ऐसे हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, वो वैसे ही कानून बनाएंगे, वो तो चाहेंगे नहीं कभी भी जाए सरकार से, तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाने का आपको फ्रीडम हो। इसके अलावा मैंने बताया ना, इसमें रोक दे, अब खाना लेने ही नहीं जाएंगे तो फ्रीडम कैसे? खाना खाएंगे कैसे? वैसे ही मर जाएंगे। व्यक्ति एक कैसा प्राणी है? सोशल एनिमल बोला जाता है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक है। अगर व्यक्ति को जंगल में नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि वो, अगर आप ये मान के देखो, आज से अगले 3 दिन तक किसी से बात मत करना, क्या होगा? क्या होगा बताना? क्योंकि व्यक्ति को बोलना चाहिए। आपको कई बार गुस्सा आ रहा होगा, आप बात नहीं करो कैसी स्थिति होगी खुद सोच के देखिए। आपको कुछ देख रहा होगा, बड़ा अच्छा लग रहा होगा, आप कुछ नहीं बोले, कैसा होगा? यानी कि आपको फ्रीडम है, आपका मन करे आप वो काम कर सकते हैं, एक लिमिटेशन के दायरे में। फ्रीडम का ये मतलब नहीं होता आप बोले कि मेरा तो फ्रीडम है, मैं तो ऐसे ऐसे हाथ घुमा रही हूँ और पता लगे तड़ाक से किसी के मुंह पर लगा है बस में, ऐसा नहीं होता। फ्रीडम का मतलब होता है एक लिमिट का रहेगा फ्रीडम। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे, मैं एक बार हल्का हल्का आपको बता देता हूँ ताकि एक सिनेरियो क्लियर हो जाए। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, भाई इक्वलिटी भी दे दिया, फ्रीडम भी दे दिया, पता लगा किसी ने आपका एक्सप्लॉयटेशन कर लिया, तब क्या होगा? जबरदस्ती आपसे काम करवाया जा रहा है, पैसा आपको दे नहीं रहा है, बोलेंगे फ्रीडम है, हाँ काम कर रही हूँ। इसके अलावा बराबर है, मैं तो बराबर समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ, पर आपको पैसा नहीं दे रहा है, तब क्या होगा? बच्ची को उठाकर फैक्ट्री में लगा दिया, क्या होगा? यानी कोई किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करे। फ्रीडम बताए ना, क्योंकि अंग्रेज, वहाँ का सिनेरियो ऐसे था, अंग्रेजों ने इंडिया वालों को फ्रीडम नहीं दे रखी थी। अंग्रेज अगर कोई उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ जाता तो उसको ज़बरदस्ती करके उसके खिलाफ कार्रवाई करते थे। यहाँ क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि क्या होता था, आप जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एक्सप्लॉयटेशन क्या करते थे। जो बड़े बड़े जमींदार थे, लोगों को अपनी ज़मीन पर खेती करने के लिए वो होता था, क्योंकि क्या रहता था, मैंने आपको बताया ना जमींदारी सिस्टम के बारे में बताया था ना, जमींदारों को जब ये अधिकार मिल गया सारे गांव उसके हैं, उन्होंने तो खुद को ये समझ लिया कि हमें सब कुछ है, तो लोगों से बेगार करवाते थे वो। आप देखेंगे कि यानी वहाँ पर फ्री में काम करवाना, उसको सिर्फ ये इतना ही खाने का देना कि उसका पेट भी ढंग से न भर पाए, भरे तो भरे नहीं तो नहीं, कोई उसको फ़ायदा नहीं देना, ये इस तरह की चीज़ें। यानी कोई किसी का एक्सप्लॉयटेशन न करे। पता लगा आप सरकार में लग गए, आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो जब आप अधिकारी बन जाएंगे तब क्या रहेगा? पता लगा सरकार, अच्छा बड़े फंसे हैं, बहुत तैयारी करके आए, जल्दी से छोड़ भी नहीं पाएंगे, समाज में इतना हो गया, चलिए आपकी ड्यूटी लगाते हैं, 24 घंटे 7 दिन 365 साल में 365 दिन आपकी ड्यूटी लगा दे। क्या होगा? रात को आप सोने जा रहे हो, फोन आ रहा है, जल्दी आइए काम है,
दिन में जा रहे हैं तब आइए, जल्दी काम है, कोई आपको छुट्टी नहीं करे, कोई कुछ नहीं करे, क्या होगा? परेशानी से बचना चाहते हैं, फिर आप डीएम क्यों बनना चाहते हैं? देश पहले या आपकी परेशानी पहले? तो यानी आप ऐसा काम करेंगे, फिर ऊपर से बोले ओ सरकार को तो अच्छा खासा नुकसान हो गया। क्या करें, आपकी जो सैलरी है ना 1 लाख रुपए है, 1 लाख है, इसको कम कर दिया, क्या करें, फायदा ही नहीं हो रहा, सरकार को तो नुकसान हो रहा है। चीन के साथ विवाद चल रहा है, अमेरिका के साथ चल रहा है, चलिए आपकी सैलरी 20,000 कर देते हैं। ये क्या किया, पाकिस्तान से भी इश्यू हो गया, चलिए आपकी सैलरी घटाकर 3,000 कर देते हैं। ऐसे काम कर रहे हैं, फिर क्या होगा? क्यों? देश पहले नहीं है, तो यानी तो आप झूठ बोल रहे हो, देश पहले नहीं है आपके लिए। देखिए ये बातें होगा क्या, बताइए? नहीं, क्या होता है, ह्यूमन बीइंग एक्सप्लॉयटेशन, और उसमें अंतर है। अगर इंडिया और पाकिस्तान और चाइना का युद्ध हो जाता है, आपसे फ्री में आप काम करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है देश बचेगा तब भी आप बचेंगे। अगर कुछ हुआ नहीं, फालतू के नाम पर आपकी सारी चीज़ें कम कर दी, तो आप ह्यूमन बीइंग, आपके एक राइट भी हैं, आपके राइट है, आपका एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकती सरकार, ऐसे तो कोई भी नहीं कर सकता। तो आपका इस शोषण के विरुद्ध अधिकार इसलिए दिया गया है। कोई सरकार पता लगा किसी स्टेट की है, आपकी पोस्टिंग हो गई वहाँ पर, कहाँ पर, राजस्थान में, सरकार बन गई वसुंधरा राजे सिंधिया, दूसरे थे गहलोत, हाँ तो सरकार बन गई गहलोत। पिछली सरकार को तो, उनके अधिकारी को तो कान एकदम मरोड़ देंगे हम। पता लगा उन्होंने ये कंडीशन लगा दी, नहीं लगा सकते, क्योंकि सिनेरियो बताइए ना, बिहार में पोस्टिंग होगी, बिहार में आपका ऐसा कर दिया, पता लगा नीतीश कुमार के समय जो लगे हैं लालू प्रसाद जी आए, चलिए कान में रोड देते हैं इनके, नहीं ऐसा नहीं होगा। पर ऐसे एमपी राजस्थान कहीं भी आप सिनेरियो उठाइए, सेम ऐसा रहेगा। तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है किसी का, ये दिया है कि समाज में कोई जमींदार वगैरह कोई किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता, आप किसी पर्टिकुलर कास्ट से कोई ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते काम। ये क्या है, एक्सप्लॉयटेशन होता था। फिर अभी इन 3 से ही निकला है फ्रीडम। फ्रीडम के आगे कैसे लगा दिया, फ्रीडम तो है ही पहले, आगे सिर्फ एक चीज लगा दी, क्या कर दिया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सॉरी पीछे आगे हिंदी में लिखे तो धर्म की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता तो है ही, फ्रीडम देखो दोनों में है, फ्रीडम का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, आगे एक वर्ड और लगाया, क्या, रिलीजन, यहाँ पीछे लगाया रिलीजन। राइट टू फ्रीडम है ना, देखो 3 वर्ड एज इट इज हैं, है या नहीं है, राइट टू, ये देखिए ये है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्रीडम, है ना, ये 3 वर्ड एक जैसे, सिर्फ यहाँ रिलीजन और लगा दिया। क्यों लगाया रिलीजन, उन्होंने देखा कि इंडिया के लोग धर्म के बारे में बहुत अलग तरह से सोचते हैं। इंडिया और पाकिस्तान का जो हमने पिछली क्लास में देखा था, डिवाइडेशन हुआ किस आधार पर हुआ, इंडिया बोल रहा था हम सेकुलर हैं, पाकिस्तान बोल रहा था हमें तो मुस्लिम कंट्री अलग चाहिए। हमने नहीं बोला कि हमें हिंदू कंट्री चाहिए, याद रखना, न हमने बोला हमें मुस्लिम चाहिए, न हमने सिख बोला, न हमने क्रिश्चियन बोला, हमने बोला हम सेकुलर हैं। वो बोला हमें अलग से कंट्री चाहिए पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर। लास्ट में ज़्यादा विवाद हुआ तो बोला ठीक है यार आप चले जाइए, यही हुआ। यहाँ पर क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धर्म की फ्रीडम है, आपका जो मन करे वो धर्म अपनाइए, मन करे आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो मन करे वो करिए, फ्रीडम है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, दोनों है ना, फ्रीडम है ना, फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार है, तो यहाँ स्पीच भी आ जाएगा, यहाँ फ्रीडम है। ठीक है, मैं आप पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर पड़ोस में कोई लगाए जय माता दी, क्या होगा, या फिर कोई लगा दे अल्लाह अकबर, यहाँ चलाना शुरू कर दे, क्या होगा, चला सकता है। बोलोगे आप भी तो चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे हैं, नहीं बोलेगा, तो फिर
फिर कैसे रहेगा आप बताइए। देखिए इसमें क्या रहता है ना, बैलेंस, याद रखिए बैलेंस। भाई फ्रीडम है, फ्रीडम बिल्कुल, आप जय माता दी करिए, अच्छी बात है। आप धर्म के बारे में आज तक अल्लाह अकबर कीजिए या कुछ कीजिए, कोई बुरी बात नहीं, अच्छा है, पर उससे दूसरे का डिस्टर्बेंस ना हो। अब पता लगा यहाँ मैं पूरे मुखर्जी नगर में पूरे दिल्ली में लगा के माइक या चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ, हाँ ये देखिए ये फ्रीडम है, वो फ्रीडम है, दूसरा बोलेगा अरे फ्रीडम है अपने बच्चों को पढ़ाइए ना, स्टूडेंट को पढ़ाइए, फ्रीडम हमें क्यों सुना रहे हैं। पता लगा कोई पूजा पाठ कर रहा है उसको फ्रीडम फ्रीडम बोलेगा, अरे भगवान में मेरी फ्रीडम है, भगवान से बात करने दीजिए, फ्रीडम मेरी यही है। तो ये क्या रहता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता, जो इसके कहने का। देखिए मैंने ये दोनों कंबाइन करके आपको बताया, फ्रीडम का और आपका पहले वाला, दोनों कंबाइन करके बताया। अगर हम इंडिविजुअली देखें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो मन करे ना वो धर्म अपना सकते हैं, जो पूजा पद्धति मन करे, आपका मन कर रहा है, आप होते हैं ना जो महाराज जी वगैरह होते हैं वहाँ जाइए, मन कर रहा नहीं जाइए, जिस भी प्रोसेस को फॉलो करना चाहते हैं आप करिए, फ्री हैं, इंडिया में सब फ्री हैं, ताकि कोई धर्म के इशू पर ये ना सोचे कि भाई भगवान से अपने अनुसार आपको संबंध स्थापित करने की फ्रीडम है ना, आपका मन करेगा भगवान को जैसे याद करेंगे, दूसरा कौन होता है आपको सिखाने वाला। अगला है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। कल्चर के यानी कि भाई आपकी जैसी शिक्षा है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मैथिली, भोजपुरी, असमिया, कोई ना कोई तो आप लैंग्वेज बोलते हो, आपको फ्रीडम है, आपकी जो संस्कृति है उसकी एक अलग कस्टम है, कहीं पर लोग महिलाओं को कैसे बात किया जाता है, कहीं पर परिवार कैसे बात करता है, कहीं कपड़े कैसे पहनते हैं, साउथ में देखिए धोती पहनते हैं, नॉर्थ में इतना नहीं रहता। तो आपको क्या है, फ्रीडम है, आपकी जो संस्कृति है, जो आपका ये रहता है ना कल्चर, उसको आगे बढ़ाने का। इसके अलावा एजुकेशन, अपनी संस्कृति के अलावा जो अपनी लैंग्वेज है उसको आगे बढ़ाने का आपको फ्रीडम है, तभी तो आपका प्रिजर्व रहेगा। वही चीज़ें ऐसे कैसे बोलते हैं ना, पूर्व जो पीढ़ियों ने दिया है वो आगे तभी तो आप रखेंगे ना। ये रहेगा कल्चर। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इतने अधिकार दे दिए, इतनी देर से हम चिल्ला रहे हैं, पता लगे अधिकारों को किसी ने छीन लिया सरकार ने, और कोई ऐसी अथॉरिटी है ही नहीं कि जो उनको दोबारा से इम्प्लीमेंट करवा पाए, तब क्या होगा, सब बेकार जाएगा। कोई तो होना चाहिए जो आपके अधिकार, अगर कोई आपका वायलेट करे तो उसके पास चले जाइए, तो किसके पास जाएंगे आप? बिल्कुल, यहाँ पर क्या है, ये जिम्मेदारी दी गई है जुडिशरी को। जुडिशरी में आ जाएगा हाई कोर्ट और आपका सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट को नहीं दी गई है ये जिम्मेदारी, याद रखिए। तो ये है, पहले जब देश आज़ाद हुआ ना तो 7 राइट दिए गए थे। एक दिन सरकार को काफ़ी गुस्सा आ गया, क्या हुआ, एक अधिकार आपसे छीन लिया, एक राइट, और कौन सा राइट आपसे छीन लिया? बिल्कुल, बोला कि आप तो बहुत ज़्यादा संपत्ति रख रहे हो। बोला कि ज़्यादातर क्या था ना, सरकार को ये लगा, सरकार कहीं भी कुछ बनाने जाते तो इशू आएगा, भाई सरकार को हॉस्पिटल बनाना है या कुछ भी बनाना है, इशू आ रहा था। तो इशू आ रहा था तो यहाँ पर क्या हुआ, जो 44वां संविधान संशोधन ना, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1978, इसमें क्या किया, 1978 में, इस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार चली गई थी, एक सरकार आई थी उसका नाम था जनता दल की सरकार, उस समय इसको हटा दिया गया, हटाकर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरी जगह रख दिया गया यार। हाँ बिल्कुल, यानी कि अब क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है, संवैधानिक अधिकार है, पर फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट को ज़्यादा पावर दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से, जैसे प्रधानमंत्री ज़्यादा बाकी मिनिस्टर से पावरफुल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हटाकर दूसरी जगह रख दिया गया। इतना क्लियर है? कौन सा गुलाम का? स्लेव डायनेस्टी, हाँ, तो ये आपका एक्सप्लॉइटेशन वाले में आएगा। भाई आप किसी को यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते। एक्सप्लॉइटेशन तो है ना, किसी को खरीद लिया, हाँ बिल्कुल, किसी को खरीद लिया, बेच दिया, क्या मतलब है, आप ह्यूमन है,
ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है, उसमें आपको आगे देखेंगे अच्छे खासे डाटा मिलेंगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये गलत है, नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी आपकी, ठीक है। चलें आगे, वन बाय वन इसको डिटेल में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ से, जो पहला है आपका आर्टिकल है, इसमें क्या बोल रहा है, आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 क्या बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बोलता है देखिए कोई भी कानून सरकार बोले कि हमने ये लोगों को गारंटियां दी हैं, श्योरिटी है, संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के दिया है, ये तो आपको मिलेंगी मिलेंगी, कोई सरकार इनको छीन नहीं सकती। फिर यहाँ लिखा अगर कोई भी सरकार आने वाले समय में, जैसे अभी की सरकार है 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसके बाद अगर कोई भी सरकार इतनी बदली है, सरकार का तो मन क्या पता कैसे कर जाए, कोई भी सरकार आपसे वो अधिकार छीनती है, वो चीज़ें छीनती है, तो क्या रहेगा, उनको गलत मान के उसी हिस्से को खारिज कर दिया जाएगा, उसी हिस्से को हटा दिया जाएगा, है ना। प्रोविजन फॉर लॉ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट, यानी मौलिक अधिकारों से असंगत विधियाँ, यानी सरकार कोई भी कानून बनाएगी उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। यानी देश में जितने भी कानून बने हैं, आपने ये पढ़ लिया था, आपको ये पता लग गया भाई हर एक कानून में किसी न किसी इसको देखा गया है। तो ये है, आप इसको लिख ले। इसमें क्या लिखा है, इसमें ये लिखा है आर्टिकल, ये बोला गया है जो 13 है, ये क्या बोलता है, अगर कोई ऐसा सरकार कानून बनाता है कि जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, इसका इनकंसिस्टेंट है, इससे लॉ दैट आर इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल और डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी वाइड, यानी कि उससे असंगत है और उसको कम कर रहा है। यानी सरकार ने कोई ऐसा कानून बना दिया, आपको फ्रीडम है, आपकी फ्रीडम को वायलेट कर रहा है, सरकार बोले कि घरों में रुक जाइए, तो सर क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। अगर भाई कॉन्स्टिट्यूशन में बनाते हुए ये दिया होता कि घरों में रोक देना है, फिर कुछ नहीं बोलते कोर्ट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है। तो इसलिए क्या है, अगर ऐसा कोई कानून बनाएगा तो सरकार क्या करेगी, उस कानून को कोर्ट खारिज कर देगी, उस कानून को बोलेगी ये बेकार है, इसको हटा दो। और ये राइट 2 को दिया है, ये है ना आपका आर्टिकल 32 किसको देता है, ये पावर सुप्रीम कोर्ट को, और 2 to 6 देता है हाई कोर्ट को, लोअर कोर्ट को नहीं दे रहा है, मैंने बताया था ना। फिर आगे एक केस आया था, केशवानंद भारती केस, आपको समय समय कई बार आपको देखना पड़ेगा, ये है हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस, ये यही बोलता है कि अगर कोई ऐसा, अगर सरकार ने कोई संशोधन कर दिया, कानूनी बना दिया, ऐसा संविधान में अमेंडमेंट कर दिया, हमने पढ़ा था ना 368 से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, याद है, पेज पलटिए जहाँ पर ये है ना, आपको सारा याद हो जाएगा जब तक क्लास करेंगे, जगह जगह ये कोट करने का मिलेगा ना, अपने आप हो जाएगा, याद नहीं किया जाता, अपने आप हो जाएगा जब क्लास कंप्लीट होगी ना, केस वगैरह इतने बार इनका जिक्र आएगा, वैसे याद हो जाएंगे। याद करने बैठेंगे तो कभी नहीं होगा, क्योंकि बार बार उसके बारे में हम, हाँ अभी ये भी याद हो जाएगा अब नेक्स्ट टाइम। तो जो 368 है, इसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर भी आपके फंडामेंटल राइट को ख़त्म नहीं किया जा सकता। जैसे अगर सरकार ये चाहे, सरकार क्या चाहे, सरकार ये चाहे, मैंने एक IT एक्ट का बोला था, शायद आपको ध्यान हो, IT एक्ट बनाया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। सरकार ये चाहे आपके व्हाट्सएप को चेक करे, आपने किसी आतंकवादी को कोई मैसेज तो नहीं किया, क्या सरकार कर सकती है? क्यों? पर सरकार ने तो कानून बना दिया था, तो फिर सरकार ने कानून बनाया था, तो अगर आपको ये राइट नहीं मिलता, राइट टू फ्रीडम वाला, इसी में आप पढ़ेंगे फ्रीडम, हाँ आप बात करना चाहिए, उससे बात कीजिए ना, ये नहीं मिलता तो उसको हटा ही नहीं पाते। तो इस आर्टिकल का यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने उसी पार्ट को हटा दिया कानून के, कि भाई आप ऐसे पर्सनल डाटा को तो नहीं देख सकते। लिख लें आप इसको, यहाँ तक का लिख ले, यहाँ तक का 2 to 6 तक का। केशवानंद भारती केस तो बार बार आएगा, आगे वैसे याद हो जाएगा।
बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लासेज होती हैं पॉलिटी की। नहीं, ये रहने देना, आप इतना ही लिखना जितना बताया है ना। हाँ ठीक है। देखिए इसमें हमने ये देखा आर्टिकल 13, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आपके जो भी फंडामेंटल राइट है इसको आपसे कोई क्या नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता। पहला ये आर्टिकल शुरुआत ही इससे कर दिया, बोलते हैं ना बमबारी इससे कर दी, बम्बार्डमेंट कर दिया इससे। देखिए हम आपको बता रहे हैं जो आपको बोल दिया गया इसको कभी कोई छीन नहीं सकता है, यही तो दिया है ना कि ये आर्टिकल ये बता दिया है, यानी कि आपके जो अभी राइट आप आगे पढ़ेंगे उनको आपसे नहीं छीन सकते। अगर कोई छीनने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, कानून चलेगा फिर। यही है ये बोलता है। अगला है आप राइट टू इक्वलिटी। अब शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल से, जो हमने दिया था समानता, भाई सब समान होने चाहिए। बहुत ज़्यादा दिक्कत कर दिया, कोई कुछ समझ रहा है खुद को, कोई कुछ समझ रहा है, समझ में नहीं आता कोई क्या समझ रहा है। अभी इसकी पट्टी हटा दी गई है हाल फिलहाल, अभी दूसरा फोटो लगेगा यहाँ पर। क्या हाँ पहले भी थी, ये भी लेडीज ही है ये। हाँ बस पट्टी हटा दी, क्योंकि लोगों ने ये समझा पट्टी कानूनंदा है। बोले अच्छा आपको कानूनंदा लग रहा है, हमारे तो बड़ी बड़ी आंखें हैं, हम तो दूर तक का देख लेते हैं, इसलिए ये पट्टी हटा दी गई। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है ये स्टैचू ये है, लिखिए राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार है। लिखिए आर्टिकल 14, 15, 16, 18, 17, 18, यानी 5 आर्टिकल हैं इससे रिलेटेड आपके। 5 आर्टिकल हैं आपके। अब हर कोई क्या बोलेगा, समान है, समता है। ये क्या है आपका, इसमें आ जाएगा समानता का अधिकार। सबसे पहले बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, पहला है 14 से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले अब उन्होंने देखा कि भाई हम समानता किस आधार पर बनाए, हर किसी को बनाया कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी एक जो कानून होगा हर किसी पर सरकार बनाएगी, इक्वली लागू होगा। ऐसा नहीं है, पहले क्या होता था राजा के ऊपर कानून लागू ही नहीं हो रहा। राजा क्यों है, ईश्वर का प्रतिनिधि है,
ईश्वर का आपका ईश्वर का जो भगवान है, भगवान का है, उसका शैडो है, उसकी छाया है, इसलिए नहीं माना जाता था। यहाँ क्या हुआ, सबको बराबर कानून है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना सीएम का और पीएम का, क्या कानून वोट डालने में कहाँ आ गया। मैंने पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग का दिया था ना, तो आप क्या करेंगे, पकड़ के इकट्ठा है, सेम पब्लिक प्लेस पर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने क्रेन बेदी का आपको एग्जांपल दिया था, उसने क्रेन से उठा लिया था उसको, तो ये क्या है, कानून होगा चाहे कोई भी है, सबके ऊपर बराबर लागू होगा। 2 मिनट रुक जाइए, आप थोड़ा जल्दी आ गए हैं। तो क्या है, यानी सभी के ऊपर सेम आपका ये कानून लागू होगा, यानी इक्वल है, सब के सब, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर है। ठीक है, यानी एक देश एक कानून बनेगा, देश में सब के लिए कानून है, अमीर के लिए भी है, गरीब के लिए भी। फिर ये क्या बोलते हैं, कानून में तो अमीर तो एकदम बच जाता है, गरीब फंस जाता है, ऐसा क्यों होता है। कानून बना है ना, अगर मान लो ये मैच देखने जा रहे थे, इनको इक्वल करना है, कैसे करोगे। इसका ये तरीका है, ये बेचारा छुटका है, बोलेंगे सबके लिए कानून है, ये तो ऐसे ही खड़ा है देख रहा है, सबके नीचे एक एक स्टूल रख दिया, ये तो बेचारा इस पर चढ़ ही नहीं पाएगा, ये बच्ची चढ़ के देख रही है, ये और ज़्यादा ऊपर से देख रहा है। अब सबसे अच्छा तरीका ये है, इसका स्टूल हटाकर इसके नीचे लगा दे, लगाने के बाद और बच्ची खुश होकर और अच्छे से देख रही है। फिर ये क्या है, जो यहाँ पर है कि भाई इसको तो हैंडीकैप है ना, दिव्यांग है, इसके नीचे और ऊपर कर दिया, तो सेम कानून का है। कानून क्या बोलता है, कानून ये बोलता है कि कुछ स्पेशल जो है चीज़ें, उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे, क्या देश में सभी के लिए एक जैसा कानून है, पहले ये बताइए। फिर अंतर कहाँ पर आता है, वैसे समान है तो नहीं। जैसे आपके राष्ट्रपति है, कानून आपके लिए भी सेम है, प्रेसिडेंट के लिए भी सेम है। प्रेसिडेंट को उसके टर्म पर, अगर वो उस समय अगर राष्ट्रपति है या प्रेसिडेंट है, तो उसको बंदी नहीं बनाया जा सकता, आपको बना लेंगे। क्या सेम कानून हुआ। कानून दो व्यक्तियों पर अलग अलग तरह लागू हुआ ना। कानून एक है, दो पर अलग अलग तरह लागू हुआ। इसके अलावा जब पार्लियामेंट चल रही है, आप कोर्ट के खिलाफ 4 बातें बोल दें, कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट अपना अवमानना का करेगा, आपको नोटिस जारी कर देगा कि आपने कोर्ट का डिग्निटी, हाँ बिल्कुल, उसकी बात उसके नहीं मानी, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा देगा कि कोर्ट का कंटेम्प्ट किया है, अवमानना की है। यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर कंटेम्प्ट का जो चार्ज लगाएगा कोर्ट, तो इधर क्या है, इधर तो ये रहेगा कि अगर आपने पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, बोलेंगे ये वकील, ये जज करप्ट है, ये भ्रष्ट है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। कानून सेम है। एक व्यक्ति यहाँ बोल रहा है तो इस बिल्डिंग में बोल रहा है, उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का होगा, भी कोर्ट की अवमानना की है, मैं बोल दूँ अभी खूब सारा, कल को इशू हो जाए, वायरल हो जाए, तो वहाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। वहीं पर अगर मैं पार्लियामेंट के अंदर बोल रहा हूँ, सारा ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, सब कुछ चीज़ें बोलता हूँ, तो क्या रहेगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो वहाँ के स्पेशल प्रोविजन दिए गए, प्रोसीजर दिया, यानी एक कानून 2 जगह खड़े होने पर अलग अलग तरह लागू हुआ। इसके अलावा जैसे आपने कोई अपराध कर दिया, सरकार क्या करेगी, क्राइम कर दिया, आपको पकड़ के ले जाएगी, बंद कर देगी। अगर आप फॉरेन के एम्बेसडर हैं, अमेरिका का एम्बेसडर है, पाकिस्तान का एम्बेसडर है, उसने कोई क्राइम कर दिया तो क्या होगा, उसको नहीं पकड़ेगी, वो फ्री होके चला जाएगा। ये रहता है, ये यही दिया गया है कि आर्टिकल 14 क्या बोलता है, आर्टिकल 14 बोलता है ये कि सब इक्वली ट्रीटेड होंगे, ये देता है। पर ये एक्सेप्शन क्या देता है, एक्सेप्शन देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा आर्टिकल 361 क्या देता है,
प्रोसीडिंग होता है, कोर्ट प्रोसीडिंग है, ये क्या रहेगा, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये है। फिर है फॉरेन सोवर्जिन रूलर, एम्बेसडर, इनके लिए, डिप्लोमेट्स के लिए, यानी ये क्या है, सब सेम रहेंगे, यहाँ पर दिया है, पर एक्सेप्शन है राष्ट्रपति राज्यपाल। इसके अलावा है आपका संसद विधानमंडल में की गई किसी कार्रवाई से संबंधित प्रकाशन। इसके अलावा क्या है, उन्होंने कोई बात कही है, और इसके अलावा ये रहेगा आपका राजदूत, कूटनीतिज्ञ, एम्बेसडर। इनका सिर्फ नाम लिख लो एक्सेप्शन में, बाकी आपकी किताब में भी दिया है। ये पूरा लिख लेना, ये वाला हिस्सा है ना, इतना पूरा लिख लेना आप। इतना क्लियर है? यानी कानून सबके ऊपर, सबके लिए सेम है, पर कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं जिनमें वो कानून कुछ विशेष व्यक्तियों पर नहीं लागू होते हैं। ठीक है, हो गया।
हाँ एक्सेप्शन के बस नाम लिख लो इनके, सिर्फ कि कौन कौन एक्सेप्शन रहेगा, बाकी तो किताबों में मिल जाएगा आपको, जो किताब दी है ना उसमें है। क्योंकि किताब में ना ज़्यादा डिटेल में दिया होता है आपको, जो उसका आउटलाइन सारा अच्छे से पढ़ा देते हैं, उससे भी एग्जाम्पल करंट से लिंक कर करके काफ़ी अलग तरह बता देते हैं, ताकि जब किताब में पढ़ोगे तो बड़ा अच्छा लगे आपको। हो गया, ठीक है। ये था आपका आर्टिकल 14। अब हमने कितने देखे हैं, 5 आर्टिकल देखे हैं फ्रीडम को लेकर। सबसे पहले उन्होंने बोला कि कानून सबके लिए बराबर हो। देखिए पहले जो कानून होते थे ना, जो ब्रिटिशर बनाते थे, इंडिया वालों के लिए अलग बनाते थे, ब्रिटिश के लिए अलग बनाते थे। आप जैसे ही देखेंगे ना, इवन जो जज होते थे ना, ब्रिटिश के लिए अलग होते थे, इंडिया के लिए अलग होते थे। यहाँ पर सबसे पहले सबके लिए सेम कानून बनाया। अगला क्या किया, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा भेदभाव, काला है ये, गोरा है ये, नाटा है ये, बड़ा है ये, जाति का है ये, इसका है, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो क्या होगा, आपने कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए हैं, अच्छे कपड़े पहन के जाना है, अलग तरह का ट्रीटमेंट होगा, नॉर्मल पहन के जाओगे अलग तरह का रहेगा। तो गलत है, साइकोलॉजी है, गलत है। जबकि सबके साथ, मुझे कॉलेज में देखा है, क्या देखा है, हाँ बड़ी फैशनेबल लड़की है, अच्छे परिवार से होगी, बिल्कुल ऐसा रहेगा वैसा होगा, या लड़का या जो भी है, पर जो एकदम बेचारा ऐसे ही पहन के आएगा, लड़का या लड़की, उसको अलग रहेगा, गलत है। वो तो साइकोलॉजी उनका रहता है, आप नहीं चेंज कर सकते। पर सरकार को ऐसा भेदभाव नहीं करेगी, सरकार ऐसा कोई भी नहीं करेगी, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। देखो पहले क्या होता था, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या है, नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन। मुगल टाइम में क्या होता था, एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ही ज़्यादा भरे जाते थे। हाँ, ब्रिटिश में क्या होता था, एक पर्टिकुलर रिलीजन को थोड़ा ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था, क्रिश्चियनिटी, वो हर एक टाइम में रहता है। यहाँ पर आप ऐसे उसको, वह गलत है, आप ऐसे कैसे भेदभाव नहीं करेंगे। आप काफ़ी देश देखेंगे ना, अब भी रिलीजन के नाम पर चीज़ें होती हैं गड़बड़। इसके अलावा क्या रहेगा, रेस, जैसे पाकिस्तान में देख लो, अब भी रिलीजन के नाम पर चीज़ें इशू रहती हैं। रेस यानी कि आपकी है प्रजाति, जाति, यानी कि जैसे आप होते हैं ना, नॉर्थ इंडियन वाले होते हैं, उनका फेस अलग तरह का होता है, माथा। साउथ इंडियन वाले होते हैं, उनका फोरहेड अलग तरह का होता है, थोड़ा से अलग तरह रहेंगे। तो नॉर्मली आप किसी को उसके रेस के आधार पर, प्रजाति, एंग्लो इंडियन है किस तरह का, आप भेदभाव नहीं करेंगे। भाई आप ये नहीं बोलेंगे आप यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से, आप साउथ से, आप नॉर्थ से, ऐसा नहीं करना आपको। ये अगर सरकार ऐसा करती है तो गलत है, कोई ऐसा कानून बनाती है तो वो गलत बनाएगी। इसके अलावा कास्ट है, आप पता लगा कि एक पहले क्या होता था, जैसे ब्राह्मण है या अपर कास्ट कोई आर्मी में भेजा जाता था, स्त्रियाँ वगैरह बोलते थे, तो उनको भेजा जाता था। यहाँ पर क्या है, स्त्रियाँ को यहाँ पर नहीं होगा, यानी कि आपको रेस के आधार पर नहीं, आपको ये नहीं बोला जाएगा कि भाई अगर आप SC ST है तो आप सफाई का काम कीजिए, गलत है। अगर कोई ऐसा कानून है तो उसको खिलाफ सरकार सख्ती से निपटेगी उससे। सेक्स यानी कि ये नहीं बोला जाएगा कि आप महिला हैं तो आप आर्मी में नहीं जाइए। आर्मी करती है, बोलेगी क्या, अरे कमजोर होती है, तो कमजोर होती है तो आपको गोली वहाँ कौन सी ताकत से मारनी, गोली पर खटकाई तो दबाना है, वो तो अपने आप निकलेगी। आर्मी करती है, पर ये रहता है नहीं करेंगे। आर्मी ने काफ़ी लंबे समय बाद इसको एक्सेप्ट किया। तो देखा ना, भेदभाव होता है पर गलत है ये। उसी समय हमने बोल दिया जब देश बनने लगा, देश का संविधान बनने लगा, तब भी बोला था कि चीज़ें ऐसे नहीं होंगी। प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान के आधार पर है। भाई अगर आप शहर वाले हैं तो आपको कुछ विशेष, आपको स्पेशल चीज़ें नहीं मिलेंगी, आप गांव वाले हैं तो कुछ अलग नहीं होगा, सब के लिए सेम रहेगा चीज़ें। तो ये है। अगर एक एरिया है, जैसे मान लो दिल्ली है, दिल्ली का एरिया है, तो दिल्ली के एरिया वालों को दिल्ली में स्पेशल रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, बिहार वालों को बिहार में, यूपी वालों को यूपी में। यहाँ क्या रहेगा, वहाँ के अंदर जितने भी होंगे सब सेम हैं। हाँ वो बात अलग है कि स्टेट के आधार पर कुछ हल्का फुल्का कर सकता है। याद रखिए,
जैसे कि कुछ स्टेट ने कोटा बना रखा है, वो बना रखा है, इसको लेकर चैलेंज भी हुआ है इसी बेस पर, ठीक है। जैसे रिजर्वेशन कर रखा है गवर्नमेंट वैकेंसी में, तो वो चैलेंज होता है, इसी को बेस बनाकर चैलेंज हुआ है। और कई जगह से सरकार कोर्ट ने उसको हटा भी दिया है कि भाई आप ऐसे नहीं कर सकते। फिर इसने क्या बोलता है, भाई ठीक है हम भेदभाव नहीं करेंगे, हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, पर वुमेन का तो किया जा सकता है। भाई आपने सदियों से वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन किया है, आपने सदियों से SC ST का एक्सप्लॉयटेशन किया है, उनको पढ़ने नहीं दिया गया, आप आर्मी बोलते वो आगे नहीं आ सकते, आप उनकी साइकोलॉजी कैसे बना रहे हो, क्या मतलब है। यहाँ पर आप ऐसा नहीं करेंगे। तभी मैं बोल रहा था ना, आप जब भी अधिकारी बनेंगे ना तो चीज़ें एकदम दिमाग खुल जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्या आप कर सकते हो और क्या हो रहा है। यहाँ पर क्या रहेगा, आप वुमेन के ऐसे नहीं, उसके लिए आप स्पेशल प्रोविजन कर सकते हो, बिल्कुल हाँ। कुछ स्कीमें वुमेन के लिए, जैसे स्कॉलरशिप होता है, अगर आप पास कर जाते हैं PT तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, मेंस पास करते हैं तब भी मिलती है। अब कोई लड़का खड़ा हो जाए मुझे क्यों नहीं मिलती, अरे क्योंकि ये समाज में काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। जितने मेल कैंडिडेट भरते हैं उतने फीमेल कैंडिडेट नहीं भरते हैं, उनको सेम कंडीशन, परिवार में एक लड़का है लड़की है, सेम कंडीशन, रेयर ऑफ द रेयर केस में मिलती है, नहीं तो अलग अलग कंडीशन रहती है। इसके अलावा बच्चों को तो अपना खुद पता ही नहीं होता है, बच्चे तो छोटे होते हैं, तो उनके पेरेंट्स और उनके गार्जियन होते हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न, उनको प्रोटेक्शन चाहिए, उनके लिए किया जा सकता है। इसके अलावा जो SC ST हैं, क्योंकि समाज में सदियों से वो पीछे रहे हैं, काफ़ी लंबे डेकेड से पीछे रहे हैं, काफ़ी सेंचुरी से पीछे रहे हैं, तो ये क्या रहेगा, उनसे क्या होगा, उनको प्रोविज़न किया जा सकता है, उनकी एजुकेशन से लेकर काफ़ी चीज़ें फ्री की जा सकती हैं, सब बाकियों के अलावा। क्योंकि भाई वो पीछे हैं, तो सरकार जब उनको बराबर लाएगा तभी तो रेस होगी ना। आप सबको दौड़ने के लिए बोल दे कि भाई यहाँ से मैदान में दौड़िए, पेपर सब एक जैसे। अब आप बात आती है, जैसे पेपर आप पास करते हैं तो पेपर में भी रिजर्वेशन हो जाता है कि भाई कट ऑफ अलग अलग जाती है। आप कट ऑफ इसलिए अलग जाती है क्योंकि भाई पहले उनको बराबर तो लाइए ना, फिर रेस करते हैं। ये है, तो यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ये रोका गया है, आप इसको देख लेना। यानी ओनली दिया है, याद रखिए यहाँ पर क्या दिया है, ओनली रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ। यानी इसका मतलब क्या है, यानी कि बाकी आधार पर तो कर सकते हैं। यही तो बोल रहा है। हाँ नहीं हाँ सर, कॉन्स्टिट्यूशन दोनों तरफ से समझा जाएगा। भाई ओनली लिख दिया ना, इनके आधार पर नहीं होगा, यानी कि बाकियों पर हम कर सकते हैं। जैसे आप ट्राइबल एरिया में आप अंडमान निकोबार चले जाओ, यहाँ से अंडमान निकोबार चले जाओ, वहाँ जाकर आप चीज़ें नहीं बेच सकते हैं, वहाँ आप कुछ अलग चीज़ें नहीं कर सकते हैं, वहाँ की चीज़ें अलग हैं, वहाँ कानून अलग रहेगा। तो ये है, आप उनको स्पेशल प्रोविज़न कर सकते हो, जिनको ये किया गया ना, इनको आगे लाने के लिए किए तो हैं। यानी सिर्फ इन ग्राउंड पर नहीं कर सकते, बाकी ग्राउंड पर आप कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, आप ये करिए।
हो गया। तो यहाँ पर क्या है, यानी कि इन आधार पर नहीं किया जा सकता। अगर अब बात हुई इन आधार पर बाकी तो आपको बेसिस पर किया जा सकता है। जैसे बोले कि नीट का पेपर होता है, आप बोले कि मैं तो नॉन मेडिकल वाली हूँ, मैं भी दूंगी, नहीं, उसमें लगाया जा सकता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पेपर दे। इंजीनियरिंग में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लगाया जा सकता, कहाँ लिखा है? तो उस आधार पर भेदभाव किया जा सकता। आप चाहें कि ये तो हमारे लिए पार्शलिटी है कि हम नहीं देने दिया जाए, अरे वो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ओनली लिखा है, ये कहीं नहीं लिखा है कि एजुकेशन का जो हैगा उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। एजुकेशन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। आपको पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ने से रोका जा सकता है अगर आपके एक पर्टिकुलर लेवल से कम नीचे नंबर आते हैं, तो कट ऑफ के आधार पर हो सकता है किसी ने पैरामीटर सेट कर रखा हो, यानी बाकी ग्राउंड पर आप पार्शलिटी कर सकते हैं। अगला क्या है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो अपॉर्चुनिटी है, यानी सार्वजनिक नियोजन के विषय में अवसर की समता, सब बराबर हैं, सबको बराबर अधिकार मिलेगा। पहले क्या होता था ना, सबको बराबर नौकरियों में अधिकार नहीं था। मैंने बताया ना, कुछ विशेष कास्ट वालों को ही रखा जाता था, जैसे आर्मी में। यहाँ पर क्या है, सब बराबर हैं। अभी जैसे महिलाओं का मैंने बताया था ना कि वुमेन का, भाई आप आर्मी में क्यों नहीं शामिल करेंगे, सब बराबर हैं। होते कौन है आप नहीं शामिल करने वाले? तो ये है कि सब बराबर रहेंगे, पर इसमें भी क्या रहेगा, रिजर्वेशन होगा, कट ऑफ कम जा सकती है। ठीक है, ये है। आप इसका नाम लिख लो, इसको डिटेल में कल बात करेंगे हम। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।